कल हमारा नया चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था सॉइल रिसोर्स वाला। उसमें हमने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ भी ली थी कि सॉइल क्या थी, का जो हमने जो शुरुआत कैसे हुई इसकी, अर्थ के ठंडा होने से। फिर उसके बाद जो हमारी जो मूल जो है बेसिक रॉक्स बनी, उस रॉक से क्या करी थी, ये जो है मृदा बनी थी, मिट्टी सॉइल बनी थी। उसकी फर्स्ट स्टेज थी जिसमें जो रॉक्स थी, रॉक्स टूटती फूटती है और टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ। उसके बाद हमने इसकी दूसरी स्टेज की बात की थी। दूसरी स्टेज में क्या हुआ था कि पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी मरे हुए हैं या फिर सड़े गले अवस्था में थे, वो इस मिट्टी में मिल गए। मिलने के कारण इसके अंदर क्या था, जीवांश की मात्रा बढ़ गई, यानी कि ह्यूमस की मात्रा बढ़ गई और ये मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ होती गई। ठीक है, तो ये इसकी हमने सेकंड स्टेज की बात की थी। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बात कर रहे थे हम लोग कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, सॉइल, इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं हम। सॉइल है उसको इफेक्ट डालने वाले, जैसे सॉइल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसका जो संगठन है, यानी कि उसका जो हम बात करते हैं कि रचना कैसे हुई है, उसकी जो सारी प्रोसेस है उसकी बात करेंगे कि वो कैसे बनी है, उसमें कौन कौन से जो है कारक इफेक्ट डालते हैं, हिसाब किन चीज़ों से वो प्रभावित होती है, किन चीज़ों से अनुपजाऊ होती है, यानी कि किन चीज़ों से वो उपजाऊ होती है। इन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसमें इफेक्ट डालते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो बारिश है, वर्षा, प्रिसिपिटेशन इसको बोलते हैं, वो इसमें इफेक्ट करती है। टेम्परेचर है वो इसको इफेक्ट करता है। जो हमारे जीव जंतु है, जो एनिमल्स हैं, उनकी बात करते हैं, वो इफेक्ट करता है। उच्चावच जो रिलीफ फीचर्स है वो इसको प्रभावित करते हैं। और एक टाइम पीरियड, जो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, वो भी इससे प्रभावित करते हैं। ये सारे हम जो कारक है इनको हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो था वो था कि इसमें जो कारक प्रभावित करते हैं, मूल पदार्थ। पहले तो हम बात करते हैं किसकी, कि मूल पदार्थ क्या है। जो बेसिक जो कहते हैं ना डिपोजिशन जिसको कहते हैं, वो क्या है, यानी कि मृदा जो सॉइल बन रही है उसमें बेसिक जो एलिमेंट्स क्या है उसकी बात करते हैं। तो कल हमने बात की थी जो बेसिक एलिमेंट थे, तो कोई भी चट्टान है, रॉक है, उस रॉक के टूटने से या अपनी जगह पर बिखरने से, वेदरिंग जिसको बोलते हैं, अपक्षय जिसको बोलते हैं हम, वो उसके होने से ये क्या करते हैं कि मृदा का, मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये जो किस प्रकार से टूटती है, किन किन कारकों से टूटती है, कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनकी वजह से टूटती है, तो उसमें हमारा आया था रिवर आई थी। रिवर जो है चट्टानों को रगड़ती है, तोड़ती है, वो सारा काम करती है। लहरें, पवन, हिमनद यानी कि ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं, ये सारे क्या है, ये इसको तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। मूल पदार्थ यानी कि जो चट्टान है, रॉक है, उस रॉक से छोटे छोटे कणों को अलग करने का काम ये कारक करते हैं। इससे क्या है कि ऊपर वाली जो सॉइल है, हमारे जो लेयर है ऊपर वाली, उसका निर्माण होता है। हम जो सॉइल को पढ़ते हैं वो लेयर्स के रूप में पढ़ते हैं, तो ये ऊपर वाली जो लेयर है वो बनती है। तो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं मृदा। जो अकार्बनिक पदार्थ है जो मूल स्रोतों पर, उसको कहते हैं जनक पदार्थ। देखिए, अकार्बनिक पदार्थ इसलिए कहा गया क्योंकि ये रॉक से बनी। ठीक है, अगर हम इसमें जैसे जीव जंतु या जो वेजिटेशन हुए, एनिमल्स हुए, अगर वो शामिल कर लेते हैं तो वो फिर कार्बनिक हो जाता है। लेकिन हम जब तक इसको अकार्बनिक अवस्था की बात करते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, अकार्बनिक, तो उसकी बात करते हैं, तो वो एक जगह के इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसे मूल स्रोत या जनक पदार्थ कहा जाता है। यानी कि आपका जो जिससे जन्म हुआ है उसे कहा जाता है जनक पदार्थ। तो ये वो है मूल पदार्थ। तो जो जैविक पदार्थ है, जो जनक पदार्थ है, उन दोनों को अलग करता है। देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जैविक पदार्थ का मतलब है कि जो वनस्पति मृदा सॉइल के अंदर है, पेड़ पौधे या जीव जंतु मिले हुए रहते हैं, उनके अंश मिले हुए रहते हैं, तो वो तो जैविक पदार्थ के रूप में है। जबकि वो अगर नहीं मिले हुए हैं तो वो क्या है, वो जनक पदार्थ के रूप में है। में जनक पदार्थ की जो हम एक जनरल भाषा देख सकते हैं, जनक पदार्थ एक ऐसा कच्चा पदार्थ होता है जिसके ऊपर जलवायु, जैविक गतिविधियां, तरहतली, उच्चावच तथा समय अपनी प्रक्रियाओं का प्रभाव डालकर मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। कि जो बेसिक चूरा बना था मिट्टी का चट्टानों से, उस चूरे के अंदर जलवायु अपना प्रभाव डालती है, यानी क्लाइमेट, उसमें जैविक गतिविधियां, जो जेनेटिक जो सर्कुलेशन है वो इसके अंदर प्रभाव डालते हैं। धरातलीय, उच्चावच जो रिलीफ की हम बात करते हैं, रिलीफ फीचर्स, वो इसमें प्रभावित करते हैं। ये तो मूल प्रभाव। देखिए, वर्ड्स को जितना ज़्यादा समझेंगे इस चैप्टर में कि उतना ही हमें बहुत सारी चीज़ समझ आएगी। तो हमने यह समझा मूल पदार्थ, यानी कि बेसिक एलिमेंट जो बात करते हैं हम, उसकी बात की थी हमने। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं जैविक तत्व की। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जैविक तत्व क्या है, कि जीव जो एनिमल है, वेजिटेशन है, वो इसमें आकर मिल जाते हैं, तो वो क्या है, तो वो भी इस मृदा में अपना योगदान देते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं इसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर, उनकी बात कर रहे हैं। मूल पदार्थ ठीक है, बेसिक है वो तो। उसके अलावा हमने बात की जैविक तत्व, जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो कहते हैं उनको, वो वाले एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, पेड़ पौधे जीव जंतु आ गए, तो वो भी इसको प्रभावित करते हैं। अब जैसे हम बात करें कि कैसे प्रभावित करते हैं, कि जैसे वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो क्या है, मृदा के, सॉइल के कटाव को रोकती है। कटाव से मतलब जैसे मान लीजिए काफ़ी तेज गति से बारिश होती है, और उस बारिश की वजह से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर चली जाती है, तो उस कटाव को रोकने के लिए हमें वनस्पति का आवरण चाहिए। वनस्पति ज़्यादा मात्रा में है तो उस मिट्टी का कटाव नहीं होगा, वो वहीं पे बनी रहेगी, ठीक है। तो उसको एक सुरक्षा जो कवच है वो प्रदान करती है वेजिटेशन। तो जैविक तत्व इस तरीके से उसको प्रभावित करते हैं। जैविक जो तत्व में हम वनस्पति की बात करते हैं कि वेजिटेशन की, तो उसमें सारी चीज़ें आ गई, जैसे पत्तियां भी आ गई, उसकी छाल भी आ गई, शाखाएं आ गई, ठीक है, उसके फूल, उसकी जड़ें, रूट्स जो बात करते हैं वो सारी आ गई इसके अंदर। तो ये थे आपके जैविक तत्व। उसके बाद अगला जो हम चलते हैं इसके अंदर, फिर आता है क्लाइमेट, जलवायु। देखिए मृदा को जलवायु काफ़ी हद तक, बहुत हद तक प्रभावित करता है। जैसे कैसे, मैं बताता हूँ इसको, कि हम बात करते हैं कि हमारे आपने ट्रॉपिकल जोन सुना है, आपने टेम्परेट जोन सुना है, फ्रीज जोन सुना है। तीनों की हम सॉइल की बात करते हैं तो तीनों रीजन की सॉइल अलग अलग है। लेकिन हमने जब पढ़ा था तो ज़्यादातर हमारे जो घास के मैदान मिलेंगे वो टेम्परेट जोन में मिलेंगे। हमने जब फॉरेस्ट रीजन्स पढ़े थे, फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो ग्रासलैंड थे हमारे जितने भी, वो किस में, टेम्परेट रीजन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में थे, ठीक है। तो वो क्या था, वो क्लाइमेट का फर्क था कि हमें ग्रासलैंड वहाँ मिले। तो ये क्लाइमेट की वजह से जो सॉइल है उसकी जो केमिकल रिएक्शन में फ़र्क पड़ता है, और उसके स्ट्रक्चर में, फिजिकल स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल जोन की, तो ट्रॉपिकल जोन में काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से वो मिट्टी का कटाव होता है, तो उसकी वजह से मिट्टी टिक नहीं पाती है और कट कट के समुद्रों में, नदियों में चली जाती है। तो बेसिक जो रॉक्स है ऊपर वाली हमारी जो बात करते हैं हम, मूल पदार्थ जिसकी हमने अभी बात की थी, बेसिक एलिमेंट, तो वो कट कर नदियों में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि मूल जो पदार्थों पर वो खत्म हो जाता है। फिर नीचे की चट्टानें, वो नीचे की मृदा हमारे इस धरातल के ऊपर रहती है, तो वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। तो क्लाइमेट इस तरीके से। फिर दूसरा, हम जैसे फ्रीज जोन की बात करते हैं। फ्रीज जोन में क्या है कि हमेशा ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ जमी रहती है। तो बर्फ़ के जमी होने के कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो अनउपजाऊ हो जाती है, उसके जो केमिकल रिएक्शन है वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर जो भी वो एक्टिविटीज़ करती है फिजिकल, वो खत्म हो जाती है उसके वजह से, क्योंकि बर्फ़ नीचे दबी हुई रहती है। तो वहाँ भी, तो सबसे अच्छा जोन हम जो कहें, क्लाइमेटिक जोन जो सॉइल के लिए अच्छा है, वो है हमारा टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो ये टेम्परेट रीजन बहुत हद तक प्रभावित करता है। हालांकि जो हम बात करते हैं कि जो सदाबहार वन मिलते हैं हमारे, जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं ट्रॉपिकल। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनको पानी की मात्रा मिलती रहती है, ठीक है। तो पेड़ सबसे ज़्यादा तो ट्रॉपिकल जोन में मिलेंगे। लेकिन हम सॉइल की बात करें कि सॉइल जो अच्छी वाली है वो कहाँ मिलेगी, वो टेम्परेट जोन में। आप देखिए जितनी भी जो हम बात करते हैं कि फसलें अच्छी मात्रा में पैदा होती है, वो सारी कहाँ पर होती है, वो सारी की सारी होती है हमारे टेम्परेट जोन्स के अंदर, अच्छे लेवल पे खेती होती है। जैसे हम पेरी घास का मैदान कहें तो वहाँ पर बड़े बड़े रेंजेज हैं जिनमें कृषि कार्य भी किया जाता है। स्टेपी घास के मैदान है उनमें भी कृषि कार्य किया जाता है, जैसे यूक्रेन वाला जो जगह है यूरोप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जलवायु के जो प्रमुख तत्व है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, उनमें तापमान है, उनमें वर्षा है, प्रेसिपिटेशन, ये दोनों महत्वपूर्ण है। कि टेम्परेचर और वर्षा से ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो तापमान जो है वो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। टेम्परेचर है जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं, वो उनको मतलब कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर वो छोटे छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं, जो कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि उसका ह्यूमस क्या बढ़ाते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। अगर मॉडरेट रेट में है अगर टेम्परेचर, तो वहाँ पर वो उसकी जो क्रियाशीलता है उसको बरकरार रखते हैं। इसी प्रकार जो हम जैविक पदार्थों का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। क्लाइमेट के अंदर जो जैविक पदार्थ है उनका प्रभाव भी किस पर पड़ता है, हमारे सॉइल के रीजन से पड़ता है। देखिए हम बात करें कि जो भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र, यानी कि हम इक्वेटोरियल जो जोन है उसकी बात करें, कि उसके उष्ण प्रदेशों में
सूक्ष्म जीवों की उच्च क्रियाशीलता जीवाश्म पदार्थ के सघन जमाव को रोकती है। कहने का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता, यानी कि जो आप जीवाश्म इकट्ठे हो जाते हैं पेड़ पत्तियों से, ये और भी चीज़ें हैं जो इकट्ठी होकर सड़ गल जाती है, उस जीवाश्म को कौन कंट्रोल करते हैं? ये छोटे छोटे जीव, क्योंकि वो उसको खा जाते हैं। खाकर देखिए, जो हम जीवाश्म की बात करते हैं वो भी एक लिमिट तक ही सहयोग करता है सॉइल को उर्वर बनने में, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो उसको नष्ट कर देता है। तो उसकी उनकी जो क्रियाशीलता है, यानी कि वो छोटे छोटे जीव है, वो अगर एक्टिव है उस क्षेत्र में तो वो क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे खा जाते हैं, नष्ट करते हैं जीवाश्म को, जिससे कि क्या होता है कि आपकी सॉइल वो है उसकी उर्वरता बरकरार रहती है। अब इसमें हमने एक लाइन लिखी कि जो मध्य ताप यानी कि मिड टेम्परेचर है, या हम जो सूक्ष्म तापी यानी कि बिल्कुल कम तापमान है, जो वो जलवायु क्षेत्र है, वो क्या है, मृदा जीवों की धीमी क्रियाशीलता के कारण पर्याप्त मात्रा में जीवांश पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। तो जहाँ पर इन छोटे छोटे जीवों को वहाँ पर तापमान कम मिलता है, वहाँ पर इनकी क्रियाशीलता क्या है, जीवाश्म कम होती है, जो जीवाश्म पदार्थ क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। जबकि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, अच्छी मात्रा में जो वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु पनप रहे हैं, वो उनको खा जाते हैं, नष्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगला जो हमारा इसको प्रभावित करने वाले सॉइल को, उसके अंदर आता है हमारा उच्चावच यानी कि रिलीफ। रिलीफ हमने लास्ट ईयर जो प्रैक्टिकल्स में पढ़ा था, रिलीफ का मतलब होता है ऊंचा नीचा भाग। मान लीजिए कहीं पर कोई धरातल है, कोई क्रस्ट वाला ऊपर भूपर्पटी का जो भाग है वो कहीं से ऊपर उठा हुआ है, कहीं पर नीचे बैठा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं उच्चावच रिलीफ। रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कि ऊंचा नीचा उठा होना भाग का। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर लैंड है जो ऊंची उठी हुई है, कहीं पर नीचे धसी हुई है, गड्ढे के रूप में है, तो वो जो पार्ट है उसको हम कहेंगे उच्चावच या रिलीफ फीचर। तो ये भी क्या है, सॉइल को प्रभावित करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई ऊंचा उठा भाग है, तो वो ढलान पे रहती है, तो वहाँ पे बारिश वगैरह होती है तो वो ढलान में कट कट कर मिट्टी नीचे आ जाती है। तो ऊंचे उठे भागों में मृदा जो है अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती है, जबकि जो ढलान नीचे जो समतल क्षेत्र, वहाँ पर मृदा का विकास अच्छी मात्रा में होता है। तो जो धरातल का जो ढाल की हमने स्लोप की बात करी, वो स्लोप क्या करता है, इस मृदा के निर्माण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो कैसे कि वो कट कट के नीचे आती है, इनडायरेक्ट जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, या फिर और आप रीजन्स टेम्परेचर की मान लें, तो ये उसको प्रभावित करते हैं सारी चीज़ें। तो जैसे हमने पढ़ा, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में कम गहरी यानी कि मिट्टी की गहराई कम होती है। जहाँ पर जो स्लोप ज़्यादा होता है वहाँ पर मिट्टी की क्या होती है, गहराई कम होती है, तथा कम ढाल वाले भागों में जो है मिट्टी की गहराई होती है। जहाँ पे प्लेन्स है, प्लेन्स के अंदर मिट्टी डिपोजिशन होता रहता है, उसका निक्षेपण होता रहता है, और उस निक्षेपण की वजह से मिट्टी की परतें हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर अधिक गहराई वाली मृदाएँ मिलेगी। क्योंकि तीव्र जो ढाल है, जो ज़्यादा स्लोप वाला जो भाग है, उसमें क्या होता है, मूल पदार्थ का जमाव नहीं हो पाता। जब तक जो बेसिक एलिमेंट है वो जमा नहीं होगा, मूल पदार्थ जमा नहीं होगा, तब तक उसके अंदर जीवाश्म की मात्रा वगैरह वो इकट्ठी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो है मिट्टी उर्वर नहीं बन पाएगी, यानी कि जिसमें उर्वरता शक्ति नहीं होगी। तो हमने इसमें बात करी कि उच्चावच कैसे उसको प्रभावित करता है, कि ऊंचा उठा भाग में मिट्टी कैसी होती है, और नीचे जो नीचे धसे हुए भागों में मिट्टी कैसी होती है। तो ये कारक भी क्या करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है। हम अभी पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट्स जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो हमने पढ़ा मूल पदार्थ पढ़ा, जैविक तत्व पढ़े, ठीक है, बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स थे वो पढ़े, फिर क्लाइमेट पढ़ा, फिर उच्चावच रिलीफ फीचर पढ़ा। अब हम इसके अंदर आता है हमारा टाइम पीरियड समय। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं कि देखिए, जो मिट्टी बनती है ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में, 2 दिन में, 100 दिन में, 1 साल में, 5 साल में बन जाती है। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चाहिए। तकरीबन कई बार मिट्टी की जो ये लेयर्स है ये बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। जैसे पृथ्वी बनी, क्रस्ट हमारी जो अर्थ बनी, अर्थ के बनने के बाद धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद लाखों करोड़ों साल लग गए इन लेयर्स को बनने में। क्योंकि लेयर्स कब बनती है, जब आपके इरोजन वाला जो साइकिल है वो चलता है। इरोजन यानी कि अपरदन का जो साइकिल है वो चलता है। डेनिवेशन के अंदर हमने अपरदन में पढ़ा था लास्ट ईयर। अगर इरोजन होता है पर्वतों का, पठारों का और माउंटेन्स का, इनका, तो तब जाके ये हमारे ये जो है सॉइल बनती है। तो टाइम का सबसे बड़ा इसके अंदर अहम रोल रहता है। तो समय जो है मृदा निर्माण में एक तटस्थ कारक की भूमिका निभाता है।
जो मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं हैं समय के अनुसार होती है, यानी कि टाइम के अनुसार ही ये सारी क्रियाएं होगी। ठीक है, किसी मृदा को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, कई मृदा है जो कम समय में बन जाती है, तो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसे इसमें बात करते हैं कि एक जनरल उसकी बात करें तो लगभग 200 साल मान के चलते हैं कि एक मृदा की लेयर बनने में 200 साल तो कम से कम लगते ही है। ठीक है, तो मृदा के जो पूर्ण विकसित होने तथा उसके विनिष्ट होने व फिर नवीन निर्माण आदि चक्र भी समय के अनुसार ही होते हैं। देखिए, जैसे इरोजन का साइकिल चलता था वैसे ही सॉइल का साइकिल चलता है कि मृदा जो है सॉइल बनती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो अनुपजाऊ होती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, बंजर होने के बाद में फिर वहाँ पर कोई जो है जो फोर्स है वो काम करती है, उसको नष्ट करती है, फिर नए लेवल पर वापस से सॉइल बनती है। तो ये जो क्रिया है वो चलती रहती है। ठीक है, आपकी एक वर्ड आएगा मृदा परिच्छेदिका, भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले ये हमारा पॉइंट जो है समय, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हम टाइम पीरियड की जो बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो एक्टिविटी है सॉइल की वो टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, ये सारे जीव जंतु जो नेचर है, हम बात करते हैं रिलीफ फीचर्स है, ये सब इसको इफेक्ट करते हैं धीरे धीरे। तो ये तो हमने वो फीचर्स देखे थे, वो देखे थे एलिमेंट जो कि इसको प्रभावित करते हैं हमारे सॉइल को प्रभावित करने वाले ये एलिमेंट्स थे। ठीक है, इफेक्ट डालने वाले। अब हम बात करते हैं, हमारा एक वर्ड आएगा मृदा परिच्छेदिका, यानी कि सॉइल प्रोफाइल। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, यही है आपके जो बेसिक, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही है कि वहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि मृदा परिच्छेदिका को समझाइए तथा मृदा की जो परतें हैं, लेयर्स है, उनको विस्तार से बताइए। इस तरीके से आता है। तो इसमें हम जो सॉइल की जो लेयर्स है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेयर्स ही है जो आपको समझनी है। इफेक्ट जो पढ़ते हैं वो आप साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, लेकिन बेसिक जो आपका पॉइंट है वो है, ये है सॉइल प्रोफाइल वाला। ठीक है, तो अब हम इसकी बातचीत करते हैं। तो देखिए, मृदा परिस्थिति का क्या है, तो जो सॉइल प्रोफाइल है, इसके जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स है मैं आज ग्रुप के अंदर ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज कर दूंगा। तो ये देखते हैं, भू सतह तथा नीचे स्थित मूल शैलों के ऊपरी भाग, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, यानी कि भूमि की सतह, यानी कि ऊपर वाली लेयर है। और उसके बाद हम बात करते हैं नीचे स्थित मूल शैल, जहां पर बेसिक जो हम रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स थी हमारी। लास्ट ईयर देखा था हमने कि 3 तरह की थी, इग्नियस थी, उसके अंदर फिर सेडिमेंट्री थी, मेटामॉर्फिक थी। तो हमारी जो इग्नियस रॉक थी वो क्या थी, बेसिक रॉक्स थी। तो वो बेसिक जो रॉक्स है, उन रॉक से और ऊपर जो हम ऊपर वाली जो सतह है, यानी क्रस्ट की जो ऊपर वाली परत है, उनके बीच की सारी जो क्रियाविधि है वो उसकी बात करते हैं। वो जो सारा भाग है, सारा पार्ट है, वो लेयर्स के रूप में है। तो इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, यानी कि पृथ्वी के ऊपर से लेकर नीचे अंदर हम बात करें, जहां तक मूल चट्टानें इग्नियस रॉक्स फैली हुई है, जो कि हम बात करते हैं कि लगभग ये 30 से 25 किलोमीटर की गहराई तक है। तो उस गहराई तक ये जो चट्टानें फैली हुई है, वहां तक की गहराई में ये जो लेयर्स बनी हुई है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, उन लेयर्स को कहते हैं कि सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मृदा है, मिट्टी है, वो कई प्रकार की जो चट्टानों के टूटने व अपघटन विघटन होने से तथा उसमें जीवाश्मों के मिश्रण से बनती है। देखिए, 3-4 चीजें बेसिक है कि क्या, एक तो चट्टाने हैं, एक जीवाश्म, दो ही चीजें हैं जिनका रोल अहम होता है मिट्टी के, यानी कि सॉइल के बनने में। ठीक है, तो ये चट्टानों के टूटने फूटने, उनका अपघटन होने से और उनके विघटन होने से बनती है। अब जो मिट्टी है वो हम ये नहीं कि साफ हार्ड एलिमेंट से भी तो बनती है, लेकिन उसके बाद सॉफ्ट एलिमेंट से। देखिए, हार्ड एलिमेंट तो वे कि रॉक्स टूटती फूटती है तो वो हार्ड एलिमेंट है। सॉफ्ट जो एलिमेंट्स है, जैसे जीवाश्म वगैरह है, वेजिटेशन वगैरह है, उनसे भी मिलकर बनी है। तो ये जो तत्व है, जो एलिमेंट्स ही क्या है, कई परतों के रूप में मृदा संस्करणों का निर्माण करते हैं। जिसमें क्या है कि सबसे मुलायम व समान पदार्थों से बनी हुई परत सबसे ऊपर तथा सबसे कठोर चट्टानें सबसे नीचे होती है। देखिए, इसका एक क्रम होता है कि जो सबसे सॉफ्ट वाली जो लेयर होगी वो सबसे ऊपर, और सबसे जो हार्ड वाली जो लेयर होगी वो सबसे नीचे।
जैसे जैसे सॉफ्ट होती जाती है लेयर्स, वो ऊपर से नीचे क्रम चलेगी, सबसे सॉफ्ट ऊपर, फिर उससे सॉफ्ट नीचे, इस तरीके से वो लेयर्स क्या है एक क्रम से चलेंगी। और सबसे लास्ट में जो है एक जो हार्ड लेयर रहेगी, यानी कि वो इग्नियस रॉक्स की रहेगी। तो इस तरीके से चट्टानों की लेयर्स बनती है। अब जो मृदा परिक्षेदिका है, जो सॉइल प्रोफाइल है, इसको इसकी जो लेयर्स है इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में इसलिए बांटा गया है कि देखिए हमारे जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, इसके अंदर हम बात करते हैं एक तो मिनरल्स की, एक बात करते हैं हम जो रॉक्स से जो हमारी चट्टानी बनी है, और उसमें जो जैविक जो बायोलॉजिकल जो मिल गए हैं पदार्थ एलिमेंट्स, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा है। एक तो बांटा हमने जैविक संस्तर और एक खनिज संस्तर। देखिए जैविक की जो बात करते हैं हम, वो मिलेगा, जैविक जो लेयर्स है वो मिलेगी हमें ऊपर, बायोलॉजिकल जो लेयर्स है वो कहाँ मिलेगी, ऊपर वाले पार्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं जो मिनरल्स की जो लेयर्स है वो नीचे वाले पार्ट में मिलेगी। तो हम उनको एक एक को देखते हैं। देखिए हम बात करते हैं जैविक संस्तर की जो बायोलॉजिकल लेयर है उसकी बात करते हैं। तो जो सॉइल प्रोफाइल है मृदा परिच्छेदिका के जो ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, जैविक संस्तर कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, जैविक संस्तर कहा जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें जीवित तथा जैविक पदार्थ बहुतायत से पाए जाते हैं। ये जो ऊपर वाली जो लेयर्स है, इन लेयर्स के अंदर देखो जो जीवित है, यानी कि जो लाइव है, जो छोटे छोटे यानी कीड़े मकोड़े वो मिलेंगे, और जो मरे हुए हैं वो भी इसके अंदर मिलेंगे। देखिए जैसे हम बात करते हैं छोटी चींटियां होती है, छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन केचुए वगैरह होते हैं जो ऊपर वाली लेयर्स में होते हैं सारे, तो वो क्या होते हैं, लाइव होते हैं, जीवित होते हैं। जबकि इन्हीं लेयर्स के अंदर जो है कुछ मात्रा में मृत यानी कि मरे हुए जैविक पदार्थ भी, जैसे पेड़ पौधे हुए, कुछ जानवर मर गए, वो है, वो वो तो सारे कह रहे मिलेंगे। उसी लिखा पेट में। तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर्स है जैविक संस्तर वाली, जिसको हम बात करते हैं बायोलॉजिकल लेयर्स है, इन लेयर्स को हम जो इंग्लिश का जो है ओ अक्षर उससे डिनोट करते हैं। इसको किससे करते हैं, इंग्लिश का जो हमारा ओ अक्षर है, ओ अल्फाबेट है, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, जैविक संस्तर को दो इसके पार्ट्स करते हैं, O1 और O2। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें O1 लेयर है और O2 लेयर है। अब इसको जो दो भागों में बांटा है, इनको समझिए क्या है कि सबसे पहले हम O1 की बात करते हैं कि O1 जैविक जो संस्तर है, बायोलॉजिकल लेयर है, वो ऊपरी भाग है। ठीक है, दो पार्ट हुए, एक इसमें ऊपर वाले लेयर के, तो उसको दो पार्टों में डिवाइड किया। ऊपर वाला लेयर है वो O1 है, जबकि जो उससे नीचे वाला जो लेयर है वो है O2। ठीक है, अब इसका जो निर्माण हम मानते हैं जो O1 का है, वो निर्माण किससे हुआ है, मूल रूप से जो है वनस्पतिक तत्वों से, यानी कि वेजिटेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उन तत्वों से हुआ है O1 का निर्माण। क्योंकि आपने देखा होगा जो वेजिटेशन है वो ऊपर वाले पार्ट में फैली हुई रहती है। ठीक है, वो बिखर जाती है, सड़ गल जाती है, इसमें मिल जाती है, तो वो है O1 वाला पार्ट हमारा। तो ये जो मूल वानस्पतिक तत्व शुद्ध या नवीन पत्तियों के ढेर तथा आंशिक रूप से अपघटित पत्तियों के ढेर होते हैं, यानी कि जो पेड़ों की पत्तियां होती है उनके ढेरों से ही क्या होती है, निर्मित होती है। इनको एक नाम और दिया गया है, जो नवीन पत्तियों वाले जो ढेर है उनको पर्ण ढेर संस्तर भी कहा जाता है। उसके बाद O1 के बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो दूसरी लेयर आती है वो O2 आती है। O2 लेयर आती है जिसका निर्माण किससे हुआ है जी, O1 लेयर का तो पेड़ों की पत्तियों से हुआ था, जबकि O2 जो लेयर है उसका निर्माण हुआ पौधों तथा जंतुओं के परिवर्तित अवशेषों। जो पेड़ पौधे हैं उनके जो अवशेष हैं, एलिमेंट्स, वो चेंजेस हुए उनके अंदर, जो जंतु है वो मर गए या जिंदा है उनके अंदर चेंजेस हुए, तो उनके जो अवशेष है जैसे हड्डियां हैं, उनकी खाल है, वो उस मिट्टी में मिल गई है, तो उनसे क्या हुआ, इनके इस लेयर का निर्माण हुआ है। तो इस संस्तर में पाए जाने वाले जैविक तत्वों एवं इनके मृत भागों को वियोजन द्वारा अधिक मात्रा में रूपांतरण कर दिया जाता है। वियोजन का मतलब है कोई भी जो जैविक पदार्थ है या वेजिटेशन है वो अपघटित हो जाती है। अपघटित का मतलब कि डिकम्पोज। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि कोई भी चीज है उसको डिकम्पोज होने का मतलब वो सड़ गल गई, सड़ गलने के बाद में वो एक दूसरे रूप में हमारे सामने आती है, उसे बोलते हैं वियोजन या डिकम्पोज। ठीक है, तो अब हम इसकी जो O2 लेयर्स की बात करते हैं, इसमें जो छोटे छोटे जो डिकम्पोज होने के बाद में जो छोटे छोटे जीव जंतु बन जाते हैं उन्हें हम
हमारी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें, मतलब कि कहने मतलब हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसकी जरूरत पड़ती है। जो एक यंत्र ऐसा उससे छोटे मोटे जो कीड़ों को हम देखते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, तो उससे इनको देखा जाता है। तो जो O2 संस्तर है तो उसमें स्थित इन वियोजित जैविक पदार्थों को जीवांश कहा जाता है। ओवन में तो हमने देखा था कि पत्तियों के ढेर पाए गए, जबकि O2 में क्या था कि ये जितने भी जीव जंतु थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो सड़ गल के उनका वियोजन हुआ, ठीक है, और वो जीवांश के रूप में पाए गए। ये थी हमारी जो ऊपर वाली लेयर्स O1 व O2। उसके बाद हम बात करते हैं खनिज संस्तर की, मिनरल्स लेयर की। अब हम बात करेंगे हमारी मिनरल्स वाली जो लेयर है उसकी। देखिए जैसे हमने ऊपर वाली लेयर को डिवाइड किया ओ में, ठीक है, ओ को दो भागों में डिवाइड किया, O1 व O2, उसी तरीके से जो मिनरल्स की जो लेयर्स है जिसके अंदर हमें मिनरल्स मिलेंगे उसको भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया, ए, बी और सी, ठीक है। तीन, जिसमें से सी तो बहुत गहराई वाले लेवल पे चली जाती है, इसलिए हम उसका इतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन जो दो लेयर्स है ए और बी उनकी हम डिस्कशन करते हैं। उसके अंदर देखिए उसको तीन तीन भागों में डिवाइड किया है, ए को A1, A2, A3, और जो B को उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया है, B1, B2 और B3, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की थी ऊपर वाली लेयर थी, उसमें कार्बनिक जो है ऑर्गेनिक जो जीव जंतु थे उनकी, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे जो मिनरल्स वाली लेयर है इसके अंदर अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स की, यानी कि जो मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक है, वो कार्बनिक नहीं है। तो इस संस्तर का जो निर्माण हुआ है वो अकार्बनिक या अजैविक खनिजों से हुआ है, ठीक है। इस संस्तर को वही हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका जो नाम किया है वो ए, बी और सी के आधार पर किया गया है। ए को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, A1, A2, A3, बी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, B1, B2, B3, ठीक है, और इसी प्रकार सी को डिवाइड किया है। अब हम इनकी बात करते हैं कि ये A1 क्या है, A2 क्या है, A3, इस तरीके से, ठीक है। तो ओवन O2 के बाद जो लेयर्स आती है उसमें A1 का सबसे बाद, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे बोरवेल किया जाता है, तो बोरवेल में आप तरह तरह की मिट्टी देखते हैं, तो वो क्या है, वो सारी सॉइल की लेयर्स है जो अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग मिलती है। जैसे 5 फीट खुदाई की तो अलग मिलेगी, फिर उसके बाद 10 फीट खुदाई की तो फिर अलग वहाँ पर मिट्टी आएगी, उसकी अलग लेयर्स आएगी। मान लीजिए कहीं कहीं तो हमें कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं, कहीं पे पानी भी निकलता है, तो ये सारी लेयर्स के रूप में बटे हुए रहते हैं। हम बात करते हैं A1 की, तो यह क्या है, खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी संस्तर है, ठीक है। इसमें खनिजों के साथ क्या मिलता है, जैविक पदार्थ भी मिलते हैं, खनिज भी मिलते हैं, साथ में जैविक पदार्थ, क्योंकि ये O2 के संपर्क में है। O2 जो लेयर है उस लेयर के संपर्क में होने की वजह से क्या है, इसके अंदर खनिजों के साथ जैविक पदार्थ भी मिलते हैं। और इस जो लेयर है संस्तर का जो रंग है वो कैसा होता है, वो काला होता है, और इसमें जीवीय घटनाएं अधिक होती है। जीवीय घटनाएं मतलब कि इस लेयर्स के अंदर जो छोटे मोटे जीव जंतु ये मिलते रहते हैं, यानी कि यहीं से वनस्पतियां पनपती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम A2 की, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें खनिजों का अधिकतम अपवहन होता है। अपवहन का मतलब होता है कि जो खनिज नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि जैसे जो खनिज नीचे की तरफ है, नीचे वाले लेयर्स में, वो ऊपर की तरफ आते हैं। क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ आते हैं तथा उनका अपक्षालन की क्रिया अधिक होने के कारण इस संस्तर को अपवहन मंडल कहते हैं। कि हम जो ऊपर वाली लेयर थी A1, वहां से खनिज नीचे की तरफ मूव करते हैं और नीचे लेयर से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से खनिजों का क्या होता है, अपवहन होता है। तो ये इस मंडल को इस वजह से क्या कहा जाता है, अपवहन मंडल कहते हैं। यानी कि इसमें जीव जंतु नहीं मिलेंगे, इसमें केवल खनिजों का ही रोल रहेगा इस लेयर में। उसके बाद हम बात करते हैं A3 लेयर की। तो ये जो A3 लेयर है ये A और B दोनों की संक्रमित मंडल है, यानी इसके नीचे B है और ये ऊपर वाली A है, तो दोनों को मिलाकर ये क्या है, संक्रमित मंडल है। यानी कि जो मिला जुला है, यानी कि इसमें A के गुण भी रहेंगे और B के गुण भी रहेंगे। तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि ए जो लेयर है उसके गुण अधिक मिलेंगे, ए और बी के कॉमन वो रहती है A3, तो उसमें लेकिन ए के गुण ज़्यादा मिलेंगे, कुछ गुण उसके अंदर बी के भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बी लेयर की। तो उसमें आता है सबसे पहले B1, तो यह क्या है, ए तथा बी के मध्य का संक्रमण मंडल है।
तो B1 में जैसे A3 में हमें A1 के जो लक्षण है वो ज़्यादा मिले थे A के, जबकि B1 में अगर हम बात करें तो B के लक्षण अधिक मिलेंगे, A के कम मिलेंगे, लेयर से अलग अलग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं B2 की। तो B2 के अंदर क्या है कि इस लेयर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम, इनका गहराई तक विनिक्षेपण रहता है, यानी कि ये गहराई तक समाये रहती है। इस लेयर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और जिप्सम जिंक जो मिलती है वो इसके अंदर ही आपको ज़्यादातर मिलेगी, ठीक है। इनके साथ जो जैविक पदार्थों का भी विनिक्षेपण यानी कि वो पाए जाते हैं। विनिक्षेपण का मतलब है कि यहाँ पर उनके निक्षेप जमा है, यानी कि उनका यहाँ पर डिपोजिशन हो रखा है, वो यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ये हम B2 लेयर की बात कर रहे थे, तो इसे इस आधार पर क्या कहते हैं, विनिक्षेपण मंडल भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं B3। तो B3 क्या है, B और C का जो है संक्रमण मंडल है, इसके अंदर क्या है, C के लक्षण अधिक मिलते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नीचे वाले लेयर्स के लक्षण अधिक मिलेंगे, ऊपर वाले लेयर्स के जो है लक्षण कम होते जाते हैं। तो B3 क्या है, B और C का संक्रमण मंडल है जिसमें C के लक्षण अधिक मिलते हैं। फिर उसके बाद हम सी की बात करते हैं कि सी इतना डीप में नहीं जाते हैं हम लोग, तो उसकी केवल एक जनरल बातचीत की जाती है कि सी संस्तर है उसको अधोस्तर कहते हैं। अधोस्तर मतलब कि मिट्टी का हमने काफ़ी पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है, यानी कि हम काफ़ी नीचे तक पहुंच गए हैं। तो वो आधार उसका आधार है, यानी कि उसकी बेसिक जो सॉइल है वो है, तो उसे कहा जाता है अधोस्तर। तो यहाँ आधारशाल जैसे लिखा है, यहाँ आधार शैल के अपक्षयित पदार्थों को रिगोलित करते हैं, कि जो यहाँ पर बेसिक जो रॉक्स है वो यहीं पर पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, रिगोलित कहा जाता है, ठीक है। और इसमें उनकी सारी विशेषताएं मिलती है। तो ये तो हमने लेयर्स की बात करी। आप इन्हीं लेयर्स को लिखेंगे, एग्जाम में आती है तो O1 O2, ठीक है, उसके बाद A1 A2 A3, उसके बाद फिर B1 B2 B3 और फिर C। ये लेयर्स के क्रम है, आपको ऐसे लिखने हैं। कुछ सामान्य डिटेल्स लिखनी होती है। एक बुक के अंदर आपको डायग्राम भी दे रखा है, जो डायग्राम मैं या तो आपको PDF से सेंड कर दूंगा, नहीं आप कभी बुक में से देख लेना इसको। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि साहब जो मृदा का वर्गीकरण किसने किया, वो उसकी बात करते हैं। तो देखिए विश्व में जो मृदा है उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो विश्व में मृदा वर्गीकरण, मृदा विज्ञान के विकास में जो रूसी विद्वान, जो रूसी ज्योग्राफर थे वो इसमें क्या थे, आगे थे, ठीक है, मतलब कि वो अग्रणी थे, उन्होंने खोजें काफ़ी की इस वजह से। तो जो प्रसिद्ध रूसी विद्वान है वेसिली डोकायुचायो है, ये इनका जो प्रथम मृदा वैज्ञानिक थे, सॉइल जो हम बोलते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले सॉइल साइंटिस्ट थे ये रूसी विद्वान थे साहब। इन्होंने हमें बताया कि साहब मूल पदार्थ जो है वो अलग होता है और जैविक पदार्थ अलग होते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो मृदा का क्लासिफिकेशन किया तो अपने बेसिक नॉलेज के आधार पर किया। तो इन्होंने बताया ये सारी चीज़ें कि मूल पदार्थ जो बोलते हैं, बेसिक एलिमेंट, वो अलग है, और जो बायोलॉजिकल जो पार्ट्स है इसके अंदर वो अलग है, जैविक पदार्थ जिनको हम बोलते हैं। तो मूल पदार्थ के समान होने पर ही पर्यावरणीय दशाओं की भिन्नता के कारण भिन्न मृदा का निर्माण हुआ। इन्होंने ये सारी चीजें बताई, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर आपकी जो लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक आता है वो आता है इस सॉइल वाले रिसोर्स के अंदर कि मृदा के जो प्रकार है। अब ये प्रकार जो है आज की क्लास में नहीं होंगे, हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे।